दुनिया भर में ना एक अजीब सी उथल-पुथल चल रही है। मतलब युद्ध हो रहे हैं, अमेरिका में मंदी का डर मंडरा रहा है और कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने को बेताब हैं। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में अगर हम किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसे तो इस वक्त हांफले चाहिए। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो नई रिपोर्ट आई है ना, वो एकदम अलग ही कहानी बता रही है। हाँ, और असल में यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए भारत के इसी नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण यानी इकोनॉमिक आउटलुक को गहराई से समझना है। जी, और अगर हम सीधे आंकड़ों पर आए ना, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025 यानी FY25 में भारत की वृद्धि दर 7.1% रहेगी। और उसके बाद FY26 में ये उछलकर 7.6% तक पहुंच जाएगी। अरे वाह, 7.6 तो बहुत शानदार आंकड़ा है। बिल्कुल है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे देखकर कोई भी अर्थशास्त्री खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब हम FY27 के पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं, अच्छा। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक ने इस वृद्धि दर को घटाकर 6.6% कर दिया है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब इसे ऐसे समझे जैसे कोई गाड़ी हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही हो 7.6% की स्पीड से और अचानक आगे एक स्पीड लिमिट का बोर्ड आ जाए। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और गाड़ी को 6.6% पर धीमा होना पड़े। मैंने पढ़ा था कि ये पिछले अनुमानों से करीब 30 बेसिस पॉइंट या 30 बीपीएस की कटौती है। सही कहा आपने। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये 30 बेसिस पॉइंट की कटौती आखिर क्यों हुई? क्या हमारे इंजन में कोई खराबी आ गई है? देखिए, रिपोर्ट में ना इस मंदी को किसी एक घटना का परिणाम नहीं बताया गया है। अच्छा। ये दरअसल मजबूत घरेलू मांग और पश्चिम एशिया के संघर्ष जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों के मिश्रण का नतीजा है। तो मतलब एक तरफ हमारी अपनी ताकत है और दूसरी तरफ बाहरी दुनिया की परेशानियां। बिल्कुल। इन दोनों विपरीत ताकतों के टकराने से ही वो 6.6% का आंकड़ा निकल कर आता है। तो ब्रेक लगने के कारणों को जानने से पहले मुझे लगता है यह समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा ईंधन है जो FY26 में हमारी अर्थव्यवस्था को 7.6% की रफ्तार दे रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ताकत पूरी तरह से हमारे देश के भीतर से आ रही है। हम्म। अगर हम इसे टुकड़ों में बांटकर देखें ना, तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी निजी खपत या प्राइवेट कंजम्पशन। मतलब लोग जो बाजार में खर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रिपोर्ट का एक बहुत ही उत्साहजनक आंकड़ा है कि नवंबर 2025 में उपभोक्ता का जो आत्मविश्वास है वो महामारी के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जब लोगों में आत्मविश्वास होता है तभी तो वो खुलकर खर्च करते हैं ना। एकदम सही। और इस खरीदारी को एक और बड़ी चीज से हवा मिली है। रिपोर्ट में GST के सरलीकरण और टैक्स रेशनाइजेशन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये जो टैक्स रीस्ट्रक्चराइजेशन है, ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, थोड़ा तकनीकी तो है। तो आम इंसान के लिए इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? मतलब क्या टैक्स कम हो गए हैं? देखिए, टैक्स रेशनलाइजेशन का मतलब हमेशा टैक्स कम करना नहीं होता। इसका मुख्य अर्थ है टैक्स के ढांचे को आसान बनाना। जब सरकार नियमों को सरल कर देती है ना, तो व्यापारी का खर्च और सिरदर्द कम हो जाता है। अच्छा, और उसका फायदा फिर आम लोगों को मिलता है? बिल्कुल। इसका सीधा फायदा उस ग्राहक को होता है जो वो सामान खरीद रहा है। और इसी वजह से रिटेल सेल्स यानी खुदरा बिक्री में भारी उछाल आया है। समझ गई। और मैंने रिपोर्ट के कुछ अन्य हिस्सों पर भी नजर डाली थी। जी। एक आंकड़ा ऐसा था जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। कौन सा आंकड़ा? हमारा सर्विस सेक्टर, मतलब सेवा क्षेत्र में दिसंबर से फरवरी के बीच निर्यात में लगभग 16% की शानदार वृद्धि देखी गई है। जी हाँ, 16%। ये तो एक बहुत ही बड़ी छलांग है ना, खासकर तब जब दुनिया भर में मंदी की बातें हो रही हों। असल में दुनिया की मंदी हमारे सर्विस सेक्टर के लिए एक तरह से फायदेमंद साबित हो रही है। अच्छा, वो कैसे? जब पश्चिमी देशों में मंदी का डर होता है, तो वहां की कंपनियां अपनी लागत कम करने के लिए अपना काम भारत जैसी जगहों पर आउटसोर्स करती हैं। हाँ, ये तो है। और एक बात और, सेवाओं के निर्यात को जहाजों की जरूरत नहीं होती। ये इंटरनेट के जरिए होता है, इसलिए ये लाल सागर के संकट से काफी हद तक सुरक्षित है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। और
इस पूरी घरेलू मजबूती में एक और चीज है जिसने बहुत मदद की है, वो है महंगाई पर नियंत्रण। बिल्कुल। खाद्य पदार्थों के गिरती कीमतों के कारण 2025 के अंत में महंगाई दर सेंट्रल बैंक के 2 से 6% के लक्ष्य के भीतर रही। हाँ, खाने पीने की चीजें सस्ती होने से लोगों के पास पैसा बच रहा है। तो मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर, अगर खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही हैं, लोगों का आत्मविश्वास चरम पर है और वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जी, तो क्या ये घरेलू मांग ही हमें 7.6% की रफ्तार पर बनाए रखने के लिए काफी नहीं है? हमें बाहरी दुनिया की चिंता क्यों करनी चाहिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो कोई भी आधुनिक अर्थव्यवस्था सिर्फ घरेलू मांग के एक इंजन पर नहीं चल सकती। अच्छा। जी, क्योंकि हमारी जरूरतें, हमारी लागत, ये सब वैश्विक बाजार से गहराई से जुड़ी होती हैं। और यहीं से उन स्पीड ब्रेकर्स की कहानी शुरू होती है जो FY27 के पूर्वानुमान को 6.6% पर ले आते हैं। तो चलिए अब उन रास्तों के स्पीड ब्रेकर्स की बात करते हैं। बाहरी दुनिया की हवाएं आखिर हमारे खिलाफ कैसे चल रही हैं? सबसे बड़ा झटका जो आ रहा है ना, वो है ऊर्जा की कीमतों से। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ, पश्चिमी एशिया के तनाव की वजह से। बिल्कुल। और ये महंगी ऊर्जा परिवारों की डिस्पोजेबल इनकम यानी उनके खर्च करने योग्य आय पर भारी पड़ रही है और व्यवसायों के लिए लागत बढ़ा रही है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑफिस में आपका प्रमोशन हो जाए, मतलब घरेलू मांग बढ़ जाए। हाँ, लेकिन घर से ऑफिस जाने के लिए जो पेट्रोल का खर्च है वो अचानक दोगुना हो जाए, तो प्रमोशन का सारा पैसा तो पेट्रोल में ही चला जाएगा ना। एकदम सही। महंगी ऊर्जा जो है ना, वो खाद्य पदार्थों की सस्ती कीमतों से होने वाले फायदों को पूरी तरह खत्म कर देती है और मुनाफे को निचोड़ लेती है। और मुझे लगता है इसका असर सिर्फ हमारी उत्पादन लागत पर नहीं है, जो सामान हम दुनिया को बेचते हैं उस पे भी असर पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है। क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि जहां सर्विस सेक्टर 16% बढ़ा, वहीं 2025 में गुड्स यानी वस्तुओं का निर्यात केवल 0.1% बढ़ा। जी, सिर्फ 0.1%। ये तो बहुत ही कम है। इसका एक बड़ा कारण अमेरिका द्वारा थोड़े समय के लिए लगाया गया 50% टैरिफ था ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी उलझन में हूँ। क्या थोड़े समय के लिए लगाया गया टैरिफ वास्तव में इतना गहरा असर डाल सकता है कि पूरा गुड्स एक्सपोर्ट ही 0.1% पर ठिठक जाए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, जब अमेरिका जैसा देश 50% का टैरिफ लगाता है ना, तो अमेरिकी खरीदार तुरंत नए सप्लायर ढूंढने लगते हैं। अच्छा, मतलब वो इंतजार नहीं करते? बिल्कुल नहीं, वो वियतनाम या बांग्लादेश के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब तक टैरिफ हटता है, तब तक भारत के निर्यातकों का मोमेंटम खत्म हो चुका होता है। पुरानी सप्लाई चेन टूट जाती है। जी, और इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख भागीदारों की विकास दर भी तो धीमी हो रही है ना। हाँ, तो वैश्विक मंदी की वजह से वो हमारा सामान खरीद भी नहीं रहे हैं। सही कहा। और जब निर्यात गिरता है और आयातित ऊर्जा महंगी होती है, तो इसका पूरा दबाव सरकार पर आता है। वो कैसे? क्योंकि सरकार को खाना पकाने के ईंधन और उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स पर बहुत भारी सब्सिडी देनी पड़ती है। ओहो। और सब्सिडी का ये बोझ बढ़ने के कारण सरकार के पास अन्य उपभोग या बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए फंड कम हो रहे हैं। तो ये सारे वैश्विक स्पीड ब्रेकर्स मिलकर हमारी रफ्तार को 6.6% पर ला रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ घरेलू मजबूती है और दूसरी तरफ वैश्विक दबाव। अब देखते हैं कि इन दो विपरीत दिशाओं में खिंच रही अर्थव्यवस्था को हमारे घरेलू विशेषज्ञ और पड़ोसी देश किस तरह देख रहे हैं। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें ना, तो 2026 में पूरे दक्षिण एशिया की विकास दर धीमी होकर 6.3% रहने की उम्मीद है। 6.3? ये तो हमारे आंकड़े से भी कम है। हाँ, लेकिन मंदी के बावजूद ये क्षेत्र अन्य उभरते बाजारों से काफी आगे है और इसका मुख्य कारण भारत का लगातार बेहतर आर्थिक प्रदर्शन ही है। मतलब भारत एक एंकर की तरह पूरे दक्षिण एशिया को संभाले हुए है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई। जी, बताइए। भारत के केंद्रीय बैंक यानी RBI जी ने FY27 के लिए 6.9% का अनुमान लगाया है, जबकि वर्ल्ड बैंक 6.6% का अधिक रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव अनुमान दे रहा है। जी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? RBI और वर्ल्ड बैंक के बीच के इस अंतर को कैसे समझें? क्या वे अलग अलग डेटा देख रहे हैं या रोकीमों को लेकर उनके नजरिए में कोई फर्क है? देखिए, डेटा तो दोनों के पास एक ही है। अच्छा। फर्क सिर्फ नजरिए का है।
वर्ल्ड बैंक वैश्विक झटकों जैसे कि पश्चिमी एशिया का संकट को बहुत करीब से देखता है, इसलिए उनका नजरिया थोड़ा कंजर्वेटिव है। और आरबीआई? दूसरी तरफ आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक गतिशीलता और लचीलेपन पर ज्यादा भरोसा करता है। उनका मानना है कि हमारा घरेलू बाजार इतना मजबूत है कि हम इन झटकों को काफी हद तक सोख लेंगे। तो ये पूरी तरह से इस बात में निर्भर करता है कि आप किस जोखिम को कितना महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की शानदार रफ्तार से चलकर FY27 में 6.6% के एक अधिक यथार्थवादी स्तर पर आ रही है जी। और इसका मुख्य कारण मजबूत उपभोक्ता आत्मविश्वास और सर्विस निर्यात का वैश्विक मंदी और ऊर्जा की कीमतों से टकराव है। बिल्कुल, ये एक प्राकृतिक संतुलन है। अब सुनने वालों के लिए ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे घर का बजट, हम जो खरीदारी करते हैं, GST और गैस की सब्सिडी, ये सब केवल स्थानीय मुद्दे नहीं हैं। एकदम नहीं। ये सीधे तौर पर पश्चिम एशिया और अमेरिका के फैसलों से जुड़े हुए हैं। जी, दुनिया बहुत छोटी हो गई अब। बिल्कुल। और चर्चा का अंत मैं एक विचार के साथ करना चाहूंगी। अगर हमारे गुड्स यानी सामान का निर्यात केवल 0.1% की दर से बढ़ रहा है और सर्विसेज 16% की तेज दर से छलांग लगा रही हैं, तो क्या हम भविष्य में खुद को पूरी तरह से एक सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलते हुए देख रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और अगर ऐसा है तो हमारे उन करोड़ों लोगों के रोजगार का क्या होगा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर निर्भर है, क्योंकि हर कोई तो बैठकर सॉफ्टवेयर की कोडिंग नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हम जल्दी एक नए विषय के साथ वापस लौटेंगे। नमस्कार। नमस्कार।